ध्वाध्वरं च नयने च तथा भगस्य पूष्णस्तथा दशनपङ्किमपातयश्च तस्तम्भयः कुलिशयुक्तमहेन्द्रहस्तं तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। संसार में सभी के शरणदाता श्री शंकर का स्मरण कर प्राभातिक वेला में आप सभी दर्शकों को स्वागत पूर्वक नमस्कार, अभिनंदन एवं वंदन। सुप्रभातम प्रस्तुति की आज की श्रृंखला में मैं हूं आप सभी के साथ गवीश द्विवेदी। डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाला यह सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय चिंतन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है, जहां प्राचीनता और आधुनिकता का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। यहाँ प्रस्तुत विषय केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि हमें अतीत को समझते हुए वर्तमान का विवेकपूर्ण अवलोकन और भविष्य का सही आकलन करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा शिक्षण, योग 360 तथा सांस्कृतिक चेतना से जुड़े विविध प्रभाग इस कार्यक्रम को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करते हैं। साथ ही इन्हीं विशेष प्रस्तुतियों का आरंभ हम करते हैं नित्य एक प्रेरणादायी सुभाषित से और साथ ही तिथिवार, नक्षत्र आदि के परिज्ञान से। पंचांग के आवश्यक अंगों से आपको परिचित कराने के लिए प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले आइए देख लेते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। तिथिवार नक्षत्रादि के संज्ञान के अनंतर अब क्रम आज के सुभाषित का। कहते हैं प्रयास हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आवश्यकता होती है पूर्ण मनोयोग से प्रयास को करने की। प्रयास थोड़ा पर निरंतर हो तो लक्ष्य प्राप्ति भी निश्चित ही होती है। ऐसा ही कुछ भाव ली है हमारा आज का सुभाषित। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर थोड़े थोड़े प्रयास से सभी विद्याएं, धर्म और धन भी धीरे धीरे संग्रहित हो जाते हैं। Just as a pot gets filled by the continuous falling of each drop of water, in the same way, with continuous little efforts, all the knowledge, religion, and wealth also get accumulated gradually. पुरी को भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी जगन्नाथपुरी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है और 4 धाम यात्रा में इसका विशेष स्थान रखता है। आइए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में श्री जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक विशेषताओं के विषय में विस्तार से जान लेते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मंदिर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसके कारण इस पावन नगरी को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुरी वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की।
और नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए। इसे शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अन्य 3 धामों की यात्रा के पश्चात अंत में पुरी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर विराजमान हैं। यहाँ की मूर्तियां अन्य मंदिरों की भांति पाषाण या धातु की नहीं, बल्कि काष्ठ यानी पवित्र नीम की लकड़ी से निर्मित हैं। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद, श्री हरि सामदेव, सुभद्रा देवी, यजुर्वेद और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में स्थापित हैं। मंदिर की सुरक्षा हेतु चारों प्रवेश द्वारों पर वीर हनुमान जी विराजमान हैं, जो सदैव मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन विग्रहों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक वृद्ध बढ़ई के रूप में किया था। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख शर्त रखी थी कि वे बंद द्वार के भीतर मूर्तियों का निर्माण करेंगे और कार्य पूर्ण होने से पहले कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कई दिनों तक जब द्वार के अंदर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी तो राजा ने व्याकुल होकर द्वार खोल दिया। शर्त भंग होने के कारण विश्वकर्मा तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अद्वितीय और अधूरे स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान की मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ लट्ठा है। पौराणिक मान्यता है कि देह त्याग के बाद श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में भी नहीं जला और वह एक लट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर जल में प्रवाहित हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे भगवान की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। प्रत्येक 12 वर्ष में जब नव कलेवर यानी मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया होती है, तब इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथ कपड़े से ढके होते हैं। पुजारियों के अनुसार बिना देखे स्पर्श करने पर यह पदार्थ अत्यंत कोमल और दिव्य अनुभूतियों से भरा प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक खुले रहते हैं। यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वह संस्कार केंद्र है जो युगों से अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। श्री जगन्नाथ मंदिर मात्र एक उपासना स्थल नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा, वेदांत दर्शन और सांस्कृतिक अक्षुण्णता का जीवंत विग्रह है, जो युगों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक चेतना को भक्ति और समरसता के मार्ग पर आलोकित कर रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में श्री जगन्नाथ मंदिर के विषय में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय है स्वस्थ जीवन की यात्रा के विषय में चर्चा करने का, जहां हम बात करेंगे बाल स्वास्थ्य के विषय में। तो आइए जुड़िए हमारे साथ योग 360 में और शुरू कीजिए स्वस्थ जीवन की एक नई पहल को हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज के साथ। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
आजकल के बच्चे मोबाइल में फास्ट हैं, लेकिन क्या फिजिकली भी उतने ही एक्टिव हैं? आज हम बात करने वाले हैं उस डेवलपमेंट की जो बच्चों को फिट नहीं, फ्यूचर रेडी बनाता है। बचपन में सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट क्या है? सही शारीरिक विकास और अच्छी सेहत। आज का ये सेगमेंट सुपर एनर्जेटिक, सुपर इंफॉर्मेटिव है और डेडिकेटेड है प्यारे बच्चों की हेल्दी ग्रोथ को। बच्चों का फ्यूचर तभी होगा बेमिसाल जब उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा कमाल। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका शारीरिक विकास ठीक से होना आवश्यक है। बच्चों का शारीरिक विकास जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें उनकी लंबाई, वजन, मांसपेशियों की ताकत, चलना फिरना और शरीर की गतिविधियों का विकास सम्मिलित होता है। जन्म के बाद बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। शुरुआत में वो केवल हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, फिर उठना और पलटना, बैठना और फिर चलना शुरू करते हैं। हर बच्चे का विकास अलग गति से होता है, इसलिए तुलना करने के बजाय उनके विकास को समझना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सही पोषण और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास को सुनिश्चित कर सकती हैं। बच्चों का विकास ठीक हो, इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बच्चे जितना मूव करेंगे, हेल्थ और ग्रोथ को उतना ही इम्प्रूव करेंगे। हर दिन खेल, थोड़ा व्यायाम, यही है बचपन की असली पहचान। ये है वो योगासन जो बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास को बनाएंगे बिल्कुल आसान। खेल खेल में योग, यानी किस तरह से सहजता से आप योग के संस्कार का बीजारोपण उनके भीतर कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट्रासन के अभ्यास के लिए हम इस तरह से वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में आ जाएंगे, अपने हिप्स को उठाना और फिर ऐसे पीछे की ओर झुक जाना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाने दें। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर धीरे धीरे से वापस वज्रासन में आकर के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। अब जिस तरह से बैकवर्ड हमने बेंड किया है, उसी का एक काउंटर पोज लेंगे जो कि है अर्ध शीर्षासन। अब एकदम से तो बच्चों को भी, बड़ों को तो हमें एकदम से कराना ही नहीं, बच्चों को भी एकदम से शीर्षासन नहीं कराएंगे। तो इस स्थिति में आना और आप इस तरह से हाथों को जमीन पर टिकाएंगे, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके, और फिर उंगलियों को भी जमीन पर टिकाएंगे। इस स्थिति में आ जाना। माथे का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको जमीन पर टिकाएंगे, खोपड़ी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो हमारी हथेलियों को टच करेगा। इस स्थिति में आके हिप्स को उठा दिया, मैं आ गए, ठीक। यहाँ से धीरे से आप अपने घुटनों को उठा देंगे और जितना पास हो सकता है उतना पास अपने पैरों को लेकर के आना, कमर सीधी होती चली जाए। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे, फिर पैरों को वापस पीछे ले जाना, दोनों घुटनों को जमीन पर टिका देना, एकदम से ऊपर नहीं उठना, मुट्ठी मुट्ठी, और दोनों मुट्ठी के ऊपर हमारा माथा। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर बच्चों को रुकाएं और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना, वज्रासन में। खान पान की अच्छी आदतें बचपन से ही शुरू करें। बच्चों को दें हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो सिर्फ टेस्ट नहीं, बच्चों को स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एनर्जी से भरे। बच्चों का विकास भोजन की प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खिला दें और बच्चे का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भोजन का सप्राण होना बहुत ज़रूरी है। तो सप्राण भोजन की अगर हम बात करते हैं तो स्प्राउट्स का नंबर सबसे पहले आता है। आप भीगे हुए मूंग, चने, मूंगफली के दाने, इस तरह की अनाज को अंकुरित करके और बच्चों के आहार में शामिल करें। इनमें विटामिन B12 होगा, एंजाइम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो कि लंबाई और मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों का सेवन करें। मशरूम का सेवन ज़रूर कराएं क्योंकि ये नेचुरल विटामिन D इसमें मौजूद है। तो बच्चा जो भी कैल्शियम या कैल्शियम युक्त आहार खा रहा है तो उसके अवशोषण के लिए विटामिन D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह की हल्की धूप का सेवन ज़रूर हमें बच्चों को कराना चाहिए। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम में रागी का सेवन ज़रूर कराएं। रागी के दलिया, रागी का रोटी, जिस भी फॉर्म में आप रागी को खिला सकते हैं। तिल का सेवन जो है वो कैल्शियम की मात्रा और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करेगा।
तिल को आप चटनी के रूप में, लड्डू के रूप में या सलाद के ऊपर बुरक कर भी खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को सोख करके खिलाएं, जिसमें बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्के, ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएंगे। खजूर को सेवन कराएं, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। और तांबे के लोटे में रखा हुआ जल का सेवन ज़रूर कराएं, इससे डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ेगी और भूख भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा दही, छाछ, मट्ठा जैसे पदार्थों का सेवन करवाएं। बच्चे को शुरू से ही हमें ये सिखाना है कि चबा चबा कर खाना खाए। पैक्ड फूड, जंक फूड, चिप्स और नूडल्स और फास्ट फूड, ऐसी चीज़ों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से बच्चों को बचाना चाहिए, ये पाचन को बिगाड़ते हैं। फलों का सेवन हमेशा भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में करें। भोजन के साथ फलों का सलाद ना दें, भोजन के साथ सब्जियों का सलाद दें। हैबिट्स और हेल्थ का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बच्चे की सही ग्रोथ के लिए करें इनका स्मार्ट सिलेक्शन। ये औषधियाँ बच्चे को बनाएंगी स्वस्थ, देंगी ऑप्टिमम ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बच्चों का जो स्वास्थ्य है बहुत इम्पोर्टेंस उसकी होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। बचपन हमारी फाउंडेशन है। अगर बचपन में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कई तरह की कमजोरी हमारे शरीर में हो जाती है और पूरी लाइफ लॉन्ग वो परेशान करती है। इसलिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है तो बचपन में उनको अच्छी से अच्छी जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ दें, रसायन सेवन कराएं, क्योंकि ग्रोइंग एज में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए और मानसिक विकास के लिए भी हमें कुछ अच्छी औषधियाँ चाहिए। सबसे सरल है च्यवनप्राश, बहुत बढ़िया है, बच्चे आराम से खाते हैं, टेस्टी होता है, बहुत सारे उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बच्चों को च्यवनप्राश अवश्य खिलाएं। और शारीरिक विकास के लिए अश्वगंधा उनको खिला सकते हैं। इसके साथ साथ शतावरी जो है बहुत अच्छा काम करती है, वो भी सरल चीज़ें हैं, सिंपल हैं, आसानी से जो मिल जाती हैं। और घी का सेवन कराइए, मेडिकेटेड घी भी मिलते हैं, या फिर ब्राह्मी भी वैसे भी सेवन करा सकते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा है। और बच्चों का एक स्पेशल प्रोसीजर आयुर्वेद में लिखा है, स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स आजकल मिल जाते हैं। महीने में 1 बार, नॉर्मली हम कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र के समय महीने में 1 बार, जन्म से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप अवश्य पिलाएं। बहुत अच्छा एक फार्मूला है जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की हेल्थ के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि जब भी बच्चों को कोई बीमारी हो तो सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि उनको आपको दिलवानी चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखें, साथ ही उन्हें व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आपके बच्चे का शारीरिक विकास ठीक हो और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो आज आपने जाना उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। इन योगासनों का नियमित अभ्यास करना लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक विकास में उपयोगी है योग। बच्चों को अंकुरित मूंग, चने व मूंगफली के दाने खिलाएं। रागी, तिल, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का और खजूर खिलाना उपयोगी है। बच्चों को खाना चबा चबा कर खाने की आदत सिखाएं। पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक न दें। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए च्यवनप्राश उपयोगी है। अश्वगंधा व शतावरी का सेवन लाभप्रद है। औषधीय घी व ब्राह्मी का सेवन लाभकारी है। जन्म से लेकर 15 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना उपयोगी है। जंक फूड कम, प्लेग्राउंड ज्यादा, ये फॉर्मूला करता है हेल्दी चाइल्डहुड का वादा। तो आप भी आज से ही हो जाएं अलर्ट, बच्चे को बनाएं हेल्दी एंड ब्राइट, क्योंकि बेटर ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड हैप्पी लाइफ, ये है हर बच्चे का राइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 में बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में सर्वांगीण बात करते हुए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं संस्कृत पाठशाला की ओर। आज संस्कृत पाठशाला में देख लेते हैं कि किस शब्द के संबंधित अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाकर शुद्ध शब्द के प्रयोग के बारे में
पुनः जागरूक करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषाम्। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सानिध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहां एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते, पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग, और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग। और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे, प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्। तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः।
और संस्कृत पाठशाला के समानांतर कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। साथ ही इस ग्रीष्मकाल में प्रचंड सूर्य के आतप से स्वयं को संतप्त होने से बचाए रखिए। भारतीय ज्ञान परंपरा को विस्तार से समझने के लिए सोमवार से शुक्रवार प्रातः 7 बजे देखते रहिए सुप्रभातम कार्यक्रम केवल डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।